बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी सीओपीडी के ऊपर। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव होंगे इस लेक्चर के कि हम डिफिनीशन के ऊपर बात करेंगे, डिफाइन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके अलावा काजेज़ क्या है सीओपीडी की, रिस्क फैक्टर क्या है सीओपीडी की। इसके अलावा एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीओपीडी के अंडरलाइन कौन सी फिजियोलॉजी हमारी लंग्स की अल्टर हो जाती है, और इसके अलावा साइन एंड सिम्टम क्या है सीओपीडी की। इसके अलावा जो वेरियस डायग्नोस्टिक टूल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, यानी डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, और हम नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि अप्लाई नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर पेशेंट विद सीओपीडी। अगर पेशेंट सीओपीडी के साथ है तो एज अ नर्स हम उसकी क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की डिफिनीशन की। सीओपीडी इज़ आल्सो नोन एज, सीओपीडी को हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ यानी कोल्ड भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ भी कहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड नेम है इसका, क्रोनिक एयरफ्लो लिमिटेशन डिजीज़ भी हम इसको कहते हैं। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी हम इसको कहते हैं। तो ये 4-5 नेम है जो हम सीओपीडी के लिए समटाइम इस्तेमाल करते हैं। अब सीओपीडी क्या है? एक पल्मोनरी डिजीज़ है, यानी क्रोनिक है, पुराना है। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ सिंपल मतलब ये है कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ये क्रोनिक कंडीशन होती है। रेफर टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मीन के पेशेंट को या तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है और एम्फीजीमा होता है। अफेयर ऑफ टू कॉमनली को एग्जिस्टिंग डिजीज ऑफ द लंग इन विच द एयरवे बिकम नैरोड। ये दोनों डिजीज जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं, यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फीजीमा, तो ये क्या करते हैं कि लंग्स की जो एयरवे है उसको नैरो बनाते हैं। दिस लीड टू लिमिटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ द एयर टू एंड फ्रॉम द लंग काजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इस दो बीमारियों की वजह से जो हमारी फिजियोलॉजी अल्टर हो जाती है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो पाथवे है वो नैरो हो जाता है। उसकी वजह से जो एयर की फ्लो है उसके अंदर लिमिटेशन आ जाती है। मीन्स कि एयर न तो लंग्स में अंदर प्रॉपरली जा रही होती, न वहाँ से प्रॉपरली बाहर आ रही होती, यानी रिस्पिरेशन के अंदर मसला आ जाते हैं। तो पेशेंट डेवलप कर जाते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो डिफिनीशन बिल्कुल इजी है कि रेफर टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीजीमा। और जब ये दो बीमारियां एक साथ प्रेजेंट होती हैं किसी पेशेंट के अंदर, तो उसकी कम्प्लिकेशन हमारे पास आ जाती है नैरो एयरवे। जब एयरवे हमारी नैरो हो जाती है तो उसकी वजह से जो हवा की फ्लो है उसके अंदर लिमिटेशन आ जाती है, यानी एयर टू एंड फ्रॉम द लंग काजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मीन्स के फिर जब हम रिस्पायरेशन ले रहे होते हैं तो न तो प्रॉपरली एयर अंदर जा रही होती है लंग्स के अंदर, और न बाहर आ रही होती, तो पेशेंट डेवलप कर जाते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। In COPD, less airflow in and out of the airway because of one or more of the following। अब जो एयर फ्लो के अंदर लिमिटेशन आ जाती है कि प्रॉपरली एयर न अंदर जा रही होती है COPD के अंदर, न बाहर जा आ रही होती है, इसकी जो लिस्ट है इसमें से एक काज हो सकती हैं। द एयरवे एंड एयर से क्लोज देयर इलास्टिसिटी, कि एयरवे के अंदर और या जो एयर से के जिसको हम एल्विलाई कहते हैं उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो गई। द वॉल बिटवीन मेनी ऑफ द एयर सिक आर डिस्ट्रॉय, या जो एल्विलाई के दरमियान जो वॉल्स बने हुए हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। या द वॉल ऑफ द एयरवे बिकम थिक एंड इन्फ्लेम, या जो एल्विलाइज के वॉल्स हैं वो क्या हो गए कि वो या तो थिक हो गए या उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया। द एयरवे मेक मोर म्यूकस देन यूजुअल विच टेंड टू क्लॉग देम, या जो एयरवे है उसके अंदर जो म्यूकस की प्रोडक्शन होती है वो जो आम तौर पर जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर होती है उससे कहीं ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। तो इन 4-5 रीज़न में से एक रीज़न हो सकती है एयर फ्लो लिमिटेशन की। अब बात करते हैं इंसिडेंस की। इट इज़ द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाता है कि फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी यूएसए के अंदर या यूनाइटेड स्टेट के अंदर कौन सा है, तो फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है वर्ल्ड वाइड, और इसके अलावा फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन यूनाइटेड स्टेट। इन 2020 इन 2020 COPD इज़ द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। 2020 के अंदर जो
सर्वे हुआ था उसके अंदर COPD को थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ करार दिया गया था। यानी ये इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स इसके होते हैं। काजेज़ के ऊपर बात करते हैं। नंबर फर्स्ट काज स्मोकिंग। इसके अलावा एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जो लोग फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम कर रहे होते हैं या जहाँ पे डस्ट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे गोल्ड मीनिंग या इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गए हैं या केमिकल फैक्ट्रीज़ हो गए हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर इनके लिए बन जाते हैं। इसके अलावा अगर एयर पोल्यूशन हो, सडन एयरवे कंस्ट्रक्शन इन रिस्पॉन्स टू इनहेल इरेटेंट, समटाइम हम ऐसे केमिकल इनहेल करते हैं जिसकी वजह से सडनली एयरवे कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, या ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिव दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अस्थमा, या अस्थमा के अंदर जैसे हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं हमारे जो ब्रोंकाई है वो ड्यूरिंग एस्थमेटिक अटैक हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, तो उसके अंदर भी एयर फ्लो की लिमिटेशन हो जाती है, वो भी एक रिस्क यहाँ काज है। नंबर 6 पे हम बात करते हैं जेनेटिक्स अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। यानी ये वाले अगर एंजाइम किसी के अंदर एब्सेंट होते हैं या ये प्रोटीन किसी के अंदर एब्सेंट होते हैं, इज़ अ जेनेटिक कंडीशन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 2% ऑफ द केसेज ऑफ COPD। यानी 2% जो केसेस होती है COPD की, वो इस जेनेटिक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। अब क्या करती है जेनेटिक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के, नॉर्मली जब कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं या जो लोकल टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटेजेज एंजाइम या ट्रिप्सिन इलास्टेजेज एंजाइम। ये जेनेटिक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करते हैं कि ये जो इलास्टेज होते हैं या प्रोटेज एंजाइम होते हैं वो हमारे हेल्थी टिश्यू को भी डैमेज करते हैं। तो ये जेनेटिक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करते हैं कि ये इलास्टेज एंड ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारे हेल्थी टिश्यू हो जाते हैं वो डिस्ट्रक्शन से महफूज हो जाते हैं। अगर जिन लोगों के अंदर जेनेटिक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी हो, फिर अगर उन लोगों को लेट सपोज लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, तो उनके जो प्रोटीएजेज एंजाइम होते हैं या जो ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल सिक्रीट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से उनके हेल्थी टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं और एंटीट्रिप्सिन एब्सेंट होते हैं, तो उस वजह से उनके हेल्थी टिश्यू भी डैमेज हो रहे होते हैं। एक खास ये भी है। अब अगर रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो सिगरेट स्मोकिंग है, ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल है, एनवायरमेंटल टोबैको स्मोकर, इसके अलावा इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन है, इसके अलावा न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिकल स्टेटिंग, या जो एजिंग पॉपुलेशन होती है उनके अंदर भी एक अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर ये भी प्रेजेंट होता है कि न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन या सोशो इकोनॉमिकल स्टेटिंग। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द लंग ड्यू टू टॉक्सिक गैसेस, मीन के कोई अगर खास आ जाते हैं या रिस्क फैक्टर लेट सपोज 10 पार्टिकल आया तो एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स अकर इन द एयरवे, पेरेन्काइमा एंड पल्मोनरी वेस्कुलेचर। इसके अलावा ये जो रिस्पॉन्स होते हैं ये लंग्स के पेरेन्काइमल सेल में या जो लंग्स के दूसरे टिश्यू है जो वेस्कुलेचर है यानी आर्टरीज है, ब्रोंकाई है, उसके अंदर ये वाला रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है। नैरो ऑफ द एयरवे टेक प्लेस। उसके बाद जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होते हैं, ट्रांसुडेशन, एक्सुडेशन, एरिया इन्फ्लेम हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल वहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, ये प्रोसेस वहाँ पे चल रहा होता है, तो उसकी वजह से जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरेन्काइमल लीड टू एम्फीसीमा। इसके अलावा अगर वहाँ पे पेरेन्काइमल टिश्यू डैमेज हो गई लेट सपोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से, या अगर वो पैथोजन है उसकी वजह से वो पेरेन्काइमल सेल डैमेज हो गए, तो उसकी वजह से कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं एम्फीसीमा, यानी एल्वेलाई की इलास्टिसिटी लॉस। उसके बाद क्या होते हैं, पल्मोनरी वेस्कुलेचर चेंजेस अगर आ जाते हैं तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिलरीज बेड, कैपिलरीज के जो बेड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। म्यूकस हाइपर सिक्रीशन हो जाती है, म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो सिलियरी वो मसल प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड म्यूकोसा, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो भी डिस्फंक्शन हो जाते हैं। उसकी वजह से एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाती है और पेशेंट जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाते हैं हम उसको कहते हैं कार पल्मोनरी यानी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को क्रोनिक कफ और स्पूटम प्रोडक्शन डेवलप हो जाती है, यानी ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। क्लिनिकल फीचर की अगर मजीद बात करते हैं तो क्रोनिक कफ है, स्पूटम प्रोडक्शन, वीजिंग साउंड, चेस्ट टाइटनेस, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, वेट लॉस हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा बैरल चेस्ट होते हैं, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट के अल्टर हो जाते हैं। क्रोनिक हाइपर इन्फ्लेशन लीड टू लॉस ऑफ लंग इलास्टिसिटी, और इसकी वजह से लंग्स की इलास्टिसिटी भी हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से ख़राब हो जाती है।
सीओपीडी इंक्लूड, सीओपीडी के अंदर दो बीमारियां प्रेजेंट होती हैं, एक को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस और सेकंड को हम कहते हैं एम्फीजीमा। ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर ब्रोंकाई की जो ट्यूब है वो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, थिक म्यूकस सिक्रीशन हो जाती है, उसकी वजह से एयरफ्लो की लिमिटेड। एक्यूट भी होता है ब्रोंकाइटिस जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और क्रोनिक होते हैं जो ऑनगोइंग जो चल रहा होता है। इन्फेक्शन और लंग्स इरिटेंट काज एक्यूट ब्रोंकाइटिस, अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं या लंग्स के अंदर इरिटेंट चले जाते हैं तो वो ब्रोंकाइटिस को काज करते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो अनगोइंग प्रोसेस है, सीरियस कंडीशन होते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पे होते हैं, जो ब्रोंकाई के लिनिंग है, बिल्कुल लिनिंग वाली जो ट्यूब्स है कॉन्स्टेंटली वहाँ पे इरिटेशन काज कर रही होती है और कंटिन्यूसली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए कफ विद म्यूकस इसकी प्रोडक्शन होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को अगर हम डिफिनीशन की बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। अगर किसी को 3 महीने तक कंटिन्यूसली स्पूटम प्रोडक्शन विद कफ है, यानी कफ के साथ उसको बलगम भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर हम बात करते हैं, इरिटेट द एयरवे, सबसे पहले इरिटेंट आ जाती है, वो एयरवे को इरिटेट करती है, उसकी वजह से एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होती है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो जाता है, इसकी वजह से ग्लैंड और ब्लड सेल की जो नंबर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सिलियरी मसल उसके फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, मोर म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, और ब्रोंकियल जो वाल होते हैं वो बिकम थिक हो जाते हैं, और ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयरवे हैं उसके अंदर जो हवा की मूवमेंट है वो अल्टर हो जाती है, क्योंकि थिक म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे क्लॉग बन जाता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्रोंकियल ट्री के अंदर। इल्विलाई एडजेसेंट टू द ब्रोंक्यूल में बिकम डैमेज एंड फाइब्रोस, जो इल्विलाई नियर टू द ब्रोंक्यूल्स है वो डैमेज हो जाते हैं या फाइब्रोस हो जाते हैं, उसके फंक्शन अल्टर हो जाते हैं, अल्टर फंक्शन ऑफ एल्वियुलर मैक्रोपेजेस। इसके अलावा जो एल्विलाई के अंदर मैक्रोपेजेस होते हैं वो उनके फंक्शन भी अल्टर हो जाते हैं, और उसकी वजह से लंग्स के अंदर यानी लंग्स हमारे प्रोन हो जाते हैं टुवर्ड इन्फेक्शन। अब साइन एंड सिम्टम एक्यूट की बात करते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के तो सोर थ्रोट प्रेजेंट होता है, फटीग, फीवर, बॉडी एच, टपिया, रनी नोज, वॉमिटिंग, डायरिया, परसिस्टिंग कप में प्रोड्यूस क्लियर म्यूकस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, यानी एक्यूट ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक सिम्टम की अगर हम बात करते हैं या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के, तो कपिंग है, वीजिंग है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होते हैं। इसके अलावा कपिंग में प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस, दिस टाइप्स ऑफ कफ अपन इज कॉल्ड ए स्मोकर कप, और जो कपिंग होती है उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस निकल रहा होता है, तो उसको हम सिंपली नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्मोकर। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि वेदर यू आर रिसेंटली हेड अ कोल्ड और फ्लू, के पेशेंट को रिसेंटली फ्लू तो नहीं हुआ, इसके अलावा वो कहीं स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ टाइम तो नहीं गुजारता जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोई फ्यूम वेपर एयर पोल्यूशन से उनको एलर्जी तो नहीं है। इसके अलावा हमने म्यूकस को देखना है टू सी वेदर यू हैव अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, के म्यूकस को हमने एग्जामिन करना है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे हम करते हैं पेशेंट के, लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, इसके अलावा सीबीसी और एबीजीज एनालिसिस हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम सिंपली सीओपीडी की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद बात करेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है सीओपीडी की, या सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होती है, इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।